सभी का आज़ाद आईएएस एकेडमी के बृहद कार्यक्रम भारत दर्शन में भारत दर्शन के इस अंक में हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले में। जैव विविधता प्राकृतिक संरक्षण के स्वस्थानीय केंद्र हम आ पहुंचे हैं भारत के 22वें टाइगर रिजर्व और यूनेस्को द्वारा घोषित 12वें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। तो आप सभी के पाठ्यक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे। आप सभी मेरे साथ भारत के सभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ सकेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र होता क्या है, इसको लेकर क्या मानदंड होते हैं और किस तरीके से स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र को हम संरक्षित करते हैं। इसके पहले आपने भारत दर्शन के अंक के माध्यम से मेरे द्वारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों को बृहत्तम तरीके से पढ़ा था। संघ लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए या अन्य जितनी भी राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज आप सभी एक व्यापक विषय वस्तु पढ़ेंगे और साथ ही इस पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का मेरे साथ विचरण करेंगे। आपको वो सब हम दिखाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे जो आपकी परीक्षा के साथ साथ पर्यावरण जागरूकता पे सबसे महत्वपूर्ण योगदान करें। जंगल अपने आप में एक प्राकृतिक आवास क्षेत्र होते हैं जहां पर मूल वनस्पतियों के साथ साथ जो प्राकृतिक जीव हैं उनका सहवास होता है। तो आज हम व्यापक तौर पर बहुत कुछ सीखने को पाएंगे, प्राकृतिक सौंदर्य से भी परिचित होंगे और हमारे जो जीव जंतु जो प्राकृतिक जैव विविधता और खाद्य श्रृंखला के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो मैप कार्यक्रम क्या है, यूनेस्को के द्वारा इसे क्यों प्रारंभ किया गया, क्या होता है, मानव पर्यावरण सह संबंध को स्थापित करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र क्या है और भारत के सभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व क्या हैं, ये सब कुछ समग्रता से पढ़ने के साथ साथ पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जब कभी भी आप मध्य प्रदेश आएं, आप पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जरूर आएं। भारत का एक अनोखा बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो कि विंध्य क्रम की श्रेणियों पर अवस्थित है। यहाँ पर आपको एक तरीके से पर्वतीय स्वरूप भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे विविध प्रकार के आपको जो यहाँ पे जीव जंतु हैं उनसे भी आपको विचरण करते हुए आपको मिलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी यात्रा को। आप सभी मेरे साथ बहुत एक्साइटेड होंगे और मैं निश्चित तौर पे आपको वो सब कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ, वो सब कुछ दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत हम व्यापक तौर पर एक बृहत्तर ये श्रृंखला चला रहे हैं। विभिन्न भारत की सभी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक क्षेत्रों में जाकर के आपके पूरे पाठ्यक्रम के साथ साथ भारत के सभी नागरिकों को वास्तविक जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। तो आज आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। चलिए अपनी यात्रा हम प्रारंभ करते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में हमारी सफारी प्रारंभ हो गई है और हमारे साथ साथ आप सभी जंगल का व्यापक विचरण करने जाएंगे और आज आप सभी जंगल के बारे में बहुत कुछ जानने को पाएंगे। मैं इसे जंगल कहूँ या ये कहूँ कि ये एक प्राकृतिक आवास क्षेत्र है जिसपे जो है जीव जंतु और वनस्पतियों का यहाँ पे संरक्षण भी है और वो प्राकृतिक तौर पर यहाँ पर रहते हैं। आप जो सभी जैसे कि जानते हैं कि हमारी जो प्रकृति है उस प्रकृति ने हम सबको बनाया है और उस प्रकृति की ही देन ये वनस्पतियाँ हैं और ये जीव जंतु हैं। मैं सच कहूँ तो एक समय जब मानव यायावरी जीवन जीता था, खाना बदोश जीवन जीता था, या फिर मैं पाषाण काल में जाऊँ तो शायद ये जंगल ही हमारे प्राकृतिक आवास क्षेत्र हुआ करते थे। तो आज जो है इस जंगल से आप विभिन्न जीव जंतुओं को भी देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे। हमारे साथ एक इस जंगल के विशेषज्ञ या कहें कि जानकार जो सदियों से इस जंगल की गाथा, पन्ना टाइगर रिजर्व की गाथा सभी तक पहुंचाते रहे हैं। तो हमारे साथ एक विशेषज्ञ के तौर पर सर हैं और निश्चित तौर पे हम सब आज जो है इनके माध्यम से इस जंगल के बारे में एक व्यापक विचरण करेंगे, जान पाएंगे। और मैं साथ ही आप सभी को बहुत डिटेल से, बहुत समग्रता से आपको बायोस्फीयर रिजर्व तो बताऊंगा ही, लेकिन किसी जंगल की विशेषताएं क्या होती हैं, उस जंगल में जीव जंतुओं का प्राकृतिक निवास क्षेत्र क्या होता है, उस सब को भी हम बहुत डिटेल से, समग्रता से समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ आप लोग बहुत कुछ सीखने को पाएंगे। देखिए पन्ना क्षेत्र में यहाँ पर टाइगर रिजर्व यदि से घोषित किया गया है तो यहाँ पर टाइगरों की पर्याप्त संख्या होगी। तो सर सबसे पहले आप सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ और हम चाहेंगे कि आज आपके माध्यम से जितने भी लोग हमारे देखने वाले हमारे दर्शक हैं इस जंगल के बारे में जान पाएँ, कैसे जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है और किस तरीके से जीव जंतुओं की जो गतिविधियाँ हैं और क्यों
जरूरी है ये सारी चीज़ें आपके माध्यम से हम जान पाएँ। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में हमें बताएं कि पन्ना टाइगर रिजर्व की क्या विशेषताएं हैं और भारत में जो है क्या ये स्थान रखता है, क्यों लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, क्यों इसे देखना चाहिए, कितना इसका क्षेत्रफल है और जो है इसको लेकर के आप हमें सबसे पहले अवेयर करें। जी। मेरा नाम राम रतन है। मैं पार्क गाइड 1998 से यहाँ कार्य कर रहा हूँ गाइड का। और इसका जो पार्क का जो एरिया है पन्ना टाइगर का वो 576 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कोर एरिया है। जी। बफर एरिया 1002 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। जो जंगल का मुख्य भाग होता है वो कोर एरिया होता है, जिसके बारे में सर आपको बता रहे हैं, मैं आगे भी डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। बफर एरिया उसके कोर एरिया के चारों तरफ का क्षेत्र होता है बफर एरिया, और संक्रमणशील क्षेत्र भी होता है जिसमें मानव और जंतुओं का दोनों का सहवास होता है। तो संक्रमणशील क्षेत्र और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर भी होता है, प्रशिक्षण कार्य को लेकर के भी कार्य किया जाता है। वो सारी चीज़ें भी हम लोग आगे आने वाले सेशन में देखेंगे और सर आपको अभी सारी चीज़ें बताएंगे। जी सर, कंटिन्यू। इसका जो पार्क एरिया बता दी, इसमें जो 576 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उसमें से 20% खुला है फॉर टूरिस्ट के लिए। जी, 20% ही केवल पर्यटन के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं हमारे, ये नो गो एरिया होते हैं। नो गो एरिया मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से किसी भी तरीके की गतिविधि प्रतिबंधित होती है। ये सिर्फ पर्यटन के दृष्टिकोण से, मानव की जागरूकता के दृष्टिकोण से, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, जंगल सफारी जैसे पर्यटन के दृष्टिकोण से इसको खोला गया है। अन्यथा जंगल की किसी भी संपत्ति का कोई भी उपभोग नहीं किया जा सकता है, जंगल को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती है, और मानवीय प्रवेश से लेकर के यहाँ पर पशुपालन, चारागाह, किसी भी तरीके का या इस पर यहाँ के जंगल की कोई भी छोटी सी छोटी संपत्ति को क्षतिग्रस्त नहीं किया जाता है। जैसी पड़ी है वैसी पड़ी रही। हाँ, जो जिस रूप में है, अपनी प्राकृतिक अवस्था में है, उस रूप में ही उसका संरक्षण के लिए ही राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है। जी सर। ये पन्ना टाइगर जो भी पहाड़ हैं ये सब विंध्याचल पहाड़ हैं जी। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यही है। हाँ। और पन्ना टाइगर जो भी है जो एनिमल है वो बता रहे हैं, सामर डियर, स्पॉटेड डियर, एंटीलोप, इंडियन गजल, जैकाल, हाइना, स्लॉथ बियर, लेपर्ड, क्रोकोडाइल नदी मिलता है। अच्छा, क्रोकोडाइल भी है यहाँ क्रोकोडाइल भी पे। है। तो यहाँ पे इस रिजर्व से एक नदी भी जाती है। हाँ, केन नदी। हाँ, केन नदी। उसका वास्तविक नाम कर्णावती था। अच्छा। तो ब्रिटिश टाइम में अंग्रेज ने चेंज करके केन रख दिया। अच्छा। बट अभी भी केन चल रहा है और इसमें सभी जानवर हैं और ये पूरा ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है। यहाँ पे एक देखिए हमें एक जीव दिख रहा है विचरण करता हुआ। सामर डियर है ये। हाँ। दिस इज द बिगेस्ट डियर ऑफ इंडिया। तो ये दलदली क्षेत्र किस तरीके से, ये मतलब आपका दलदली क्षेत्र जैसा है? ये हिंसक भी होते हैं? नहीं, ये हिंसक नहीं होते हैं। जी। ये शाकाहारी हैं जी। बट ये इनसे कोई वो नहीं रहता, लेकिन अपन उनको दूरी बनाए रखते हैं तो उनका भी। हाँ, तो एक हाँ। तरीके से उनके साथ हम किसी तरीके से यदि हम छेड़ेंगे तो तो फिर वो- जीव जंतु भी हाँ। हिंसक होने में समय नहीं लगता है। मानव भी शांत स्वभाव का होता है, लेकिन यदि छेड़ेंगे तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, है ना? प्रकृति में जो कुछ भी है वो सब इंसान को बचाने के लिए और इको को कंट्रोल करने के लिए जी, सब कुछ। सब इकोसिस्टम से हाँ। जुड़ा हुआ है। जी। 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 तो ये इंडिया का बिगेस्ट डियर है और अच्छा। टाइगर का फेवरेट डिश यही है। अच्छा। हाँ। तो टाइगर हंटिंग जोन ये वगैरह। कहलाता सामर डियर। अच्छा, इसको सांबर डियर वो बोलते आउल हैं। गया वो। तो क्या ये संकटापन्न प्रजाति वगैरह में ऐसे तो नहीं, ये नहीं है। इसकी श्रेणी में अभी नहीं है, अभी ये पर्याप्त संख्या में है। तो यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में सांबर डियर हाँ। हमें देखने को मिलेंगे। तो ये दलदली क्षेत्र में कुछ इसका विशेष कारण या ये फिर? विशेष कारण ये पानी टैंकर से डालते हैं। अच्छा। अभी बरसात का था तो हम्म। खत्म हो गया, अब पानी टैंकर से डालेंगे इसमें अच्छा अच्छा, पानी, ताकि ये लोग आकर के हाँ, यहाँ पी पर सकें। अपना। बाकी नदी तो है ही है। अच्छा, ये पेय के लिए बनाया गया है हाँ, कि पानी सिर्फ पी जानवरों के लिए। अच्छा अच्छा, चलिए सर आप आगे निरंतर करते रहिए गतिशील। तो बीच बीच में आपको जो यहाँ पे प्राकृतिक तौर पे विचरण कर रहे जीव जंतु हमें मिलेंगे। यदि टाइगर सौभाग्य रहा आप लोगों का और हमारी भी किस्मत रही तो जंगल के सबसे कह सकते हैं कि जो सबसे ऊपर बैठा हुआ सर्वाहारी उपभोक्ता है, जिसके कारण से ये जंगल चल रहा है, और किसी भी जंगल की शान उसका टाइगर ही होता है। तो यदि हमें देखने को मिलेगा तो निश्चित तौर पर आपको हमारा दिखाएंगे। लक है। हमारा लक है।
टाइगर की संख्या कितनी होगी सर यहाँ पर? यहाँ पर टाइगर की संख्या 70+ है। अच्छा। बट जो अपना टूरिस्ट एरिया में है जी, जी। उसमें बच्चे मिला के 10-12 टाइगर का लोकेशन मिलता है। अच्छा, वो देखने को। ट्रैक करते हैं, बाकी हाँ। कोर एरिया में ही चीजें होगी। हाँ, कोर एरिया में से खुला है, इसका जो 20% खुला है वो भी कोर से ही खुला हुआ है। अच्छा अच्छा। तो अभी जो हम घूम रहे हैं बफर क्षेत्र है क्या? नहीं, ये कोर। अच्छा, अब हम कोर एरिया में प्रवेश कर चुके हैं। हाँ जी सर। कोर एरिया है, इसमें जो 20% खुला है हाँ, हाँ। 576 में से अच्छा। जो कोर में से ही खुला हुआ है जी और इसमें यही है कि ये ड्राई डिसिडुअस मिक्स फॉरेस्ट है। यहाँ पर कोई एवरग्रीन नहीं है। जी जी। ये ड्राई डिसिडुअस मिक्स फॉरेस्ट है और ये इंडिया का नंबर 1 है फॉर नेचर ब्यूटी अवार्ड मिला इस पार्क को। अच्छा। हाँ, सबसे सुंदर पार्क है अपने इंडिया का, नेचर ब्यूटी प्रकृति के सुंदरता के बाद मतलब अच्छा है ये। जी जी। प्रकृति की दृष्टि से सबसे सुंदर पार्क है। जी जी। तो किसी जंगल में जब हम विचरण करते हैं, जब हम जंगल में चल रहे हैं जैसे अभी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सावधानी किस चीज़ को लेकर हमें बरतनी चाहिए? यहाँ पर ये है कि अपन को आवाज़ नहीं करनी है। अच्छा। नीचे नहीं उतरना है और कोई धूम्रपान कुछ भी है मतलब भागने जो शस्त्र है वो अंदर नहीं जा सकते, कुछ नहीं मतलब। हाँ, ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित हैं यहाँ किसी पर। चीज़ को छूना नहीं है। जी जी। जहाँ नियत स्थान है वहाँ हम उतारेंगे, जी, वहीं जी। उतरना है। जी जी। और यहाँ पर यह है कि जो चीज़ जैसे पड़ी है, लकड़ी पड़ी है हाँ, तो हाँ। वो वैसी पड़ेगी क्योंकि उसमें भी एक नियम है। जी, उसमें जी। भी जीव रहने लगते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो उसको जी। डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। यानी जंगल का नियम यहाँ पे चलता है। हाँ। और प्रकृति में जैसा कि मानव का एक सबसे बड़ा, ये जैसे सड़कें वगैरह बनाई गई हैं तो ये सिर्फ ये है कि एक पाथवे क्रिएट हाँ, कर दिया बना गया दिया है गया है। ताकि सफारी में किसी तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए और इनको एक मार्ग पता चलता रहे कि इस पथ से इन्हें चलना है। हाँ, इसीलिए पड़ी लकड़ी वैसे ऐसी पड़ी रहेगी। हाँ, उसमें भी लकड़ी तो में कीड़े मकोड़े रहने लगते हैं तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ थोड़ा इसको रिपेयर कर दिया जाए पार्क खोलने के पहले। अच्छा अच्छा। बाकी और छेड़खानी नहीं की जा सकती है। तो देखिए, कहीं पर भी जब हम किसी राष्ट्रीय उद्यान में जाते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान में हम लोग को जो कोई भी जंगल कितना डेंस है, किसी जंगल की प्राकृतिक विविधता कितनी ज़्यादा है, तो हम किस माध्यम से जान सकते हैं कि इस जंगल में प्राकृतिक विविधता के कारण से बहुत रिच है। इसके लिए कई जगह पे दीमक के घर भी देखने को हाँ, मिलते दीमक के हैं, मिलते है ना? तो क्योंकि अभी यहाँ पर जी दीमक होती है हाँ। तो वहाँ की डाइवर्सिटी अच्छी होती है। हाँ। हाँ। मतलब एक सिंबॉलिक तौर पे भी हम दीमक के घर आपको मिलेंगे तो दिखाएंगे। किसी भी जंगल में अभी तक तो देखिए मुझे नहीं दिखा है। नहीं है, लेकिन दूर दूर है ना। अच्छा ये अच्छा। वो देखो। हाँ, पेड़ों के नीचे आप देखेंगे बियर हाँ। भालू इसको खाता भी है, दीमक उसका के घरों favorite को। dish है। अच्छा, जो उसका एंट होता है ना वो खाता है वो। अच्छा खोद के। अच्छा। हाँ, तो अभी देखेंगे काफी बड़े बड़े भी होते हैं ये ये। पूरा टीक फॉरेस्ट है सर। अच्छा, ये क्या है टीक आपका? टीक सागौन का पेड़। सागौन का पेड़। देखिए, अब जैसा कि मध्य प्रदेश में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वनस्पतियाँ पहले पाई नंबर जाती पर हैं, मध्य प्रदेश में तो टीक। सागौन जो है सबसे कीमती और सबसे बहुमूल्य इमारती लकड़ी भी है। हाँ। और साथ ही सबसे ज़्यादा जो सागौन पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में प्राकृतिक तौर पे पाया जाता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लेकर के मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ये पाया आगे जाता है। स्पॉटेड यहाँ पर डियर। एक बार देखिए, एक यहाँ पे स्पॉटेड कुछ डियर। जानवर और विचरण कर रहे स्पॉटेड हैं। डियर है। ये कौन सा है? स्पॉटेड डियर है। अच्छा मेल फीमेल, जिसके तो- सींग होते हैं वो मेल होता है, जिसके सींग नहीं वो फीमेल। अच्छा अच्छा। ये आ गया देखिए कैन नदी अपना। यहाँ पर देखिए कर्णावती नदी जिसे सर बता रहे थे, और ये केन नदी है और केन बेतवा लिंक भी परियोजना चल इसी रही है। प्रोजेक्ट के अंदर से ही है शायद। हाँ। तो केन बेतवा प्रोजेक्ट में काफ़ी विवाद भी चल रहे हैं क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को लेकर के विभिन्न तरीके की चीज़ें वहाँ पर सामने निकल के आई हैं। इसको लेकर हम चर्चा भी करेंगे, क्लासेस में मैंने आपको कई बार पढ़ाया भी है। तो केन बेतवा लिंक जो आपका है वो इसी बायोस्फीयर रिजर्व से ही निकल के जाता है। और कहीं ना कहीं पे मुझे सर एक चीज़ आपसे जानना है कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, उनको बायोस्फीयर का दर्जा दिया जाता है ना? तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, थोड़ा सा आप इस पे प्रकाश डालें, आपकी जो जानकारी हो। बायोस्फीयर रिजर्व अभी भारत में 18 हैं टोटल, और यूनेस्को एक संस्था है इंटरनेशनल लेवल पे, शायद आप जानते हो। तो यूनेस्को का काम होता है कि हाँ, यहाँ पर देखिए नदी है, बड़ा एक ऐसा एक नज़ारा है जो कि आपको शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको अपने आंखों से खुद ही देखना पड़ेगा आपको इस पूरे नज़ारे को। 55 किलोमीटर की 55 किलोमीटर की लंबाई से पार्क के अंदर से निकली हुई है, जो कि लाइफ लाइन है इस पार्क की। अच्छा। हमेशा पानी रहता है इसमें। हाँ। जीव जंतु के लिए मतलब आराम से पानी मिल सकता है।
और ये लाइफ लाइन है तो पार्क ये की। इसका उद्गम यहीं से है? नहीं, ये कटनी डिस्ट्रिक्ट के मोवार वहाँ से स्टार्ट होती है और यमुना में जुड़ जाती है बांदा होते हुए। हाँ हाँ, बांदा इसी के किनारे है। 366 किलोमीटर की लंबी है, अच्छा दूरी तय करते हुए यमुना में जुड़ जाती है बांदा होते हुए। और ये क्लीनेस्ट रिवर है, साफ सुथरी नदी है, हम लोग डायरेक्ट पानी पीते हैं। अच्छा इसका मेन रीजन, इसके पास ना कोई फैक्ट्री है ना कोई सिटी है, इसलिए अच्छा। कोई पॉल्यूशन नहीं है, हम लोग डायरेक्ट पीते हैं। देखो ये एक सबसे बड़ी बात होती है किसी भी नदी के लिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय नदी गंगा है वो मृतप्राय हो गई है। सिर्फ गंगा की बात नहीं है, गंगा की जितनी सहायक नदियां हैं औद्योगिक क्षेत्रों के होने के कारण से, लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी को काटते हुए ये नदी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में एक तरीके से बुंदेलखंड क्षेत्र की जीवन रेखा है और यहाँ पे इसी की बायोडायवर्सिटी पर ही जीव जंतुओं का निवास स्थान है। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है ये पन्ना, हाँ। बिटवीन द, यानी कि ये जो नदी है दो जिलों की सीमा रेखा को निर्धारित करती है। आप नदी के उस तरफ जाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आपका छतरपुर का एरिया अच्छा। है श्रीमान जी। हाँ हाँ इसका जो मैंने बताया ना 576 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से 232 स्क्वायर किलोमीटर के ये उस तरफ भी है। अच्छा उस 70 टाइगर्स में से मतलब 15-16 टाइगर उस तरफ भी है। अच्छा। ये और इस तरफ हमें कम से कम 12-13 टाइगर यहाँ पे देखने हाँ, को जो मिलेंगे। अपना टूरिस्ट एरिया इस तरफ है, वहाँ लेकिन टूरिस्ट एरिया नहीं है। अच्छा। बाकी रोड ऐसे सभी में है। जी जी जी। अच्छा, वो टूरिस्ट एरिया अभी नहीं घोषित किया गया? टूरिस्ट नहीं, वो खोलते 20% खुला ना। अच्छा, तो सिर्फ हमें जब 20% भी ही खोल घूमना है तो हम पन्ना से ही आए। हाँ। तो पन्ना में कितने गेट हैं? एक जैसे मंडला गेट हो मल्ला गया। एक है नौता। अच्छा। और 2 बफर में है, अकोला और एक जिन्ना। अच्छा, 2 बफर 2 बना बफर दिए। के हैं और 2 कोर के हैं। तो बफर का देखिए कोई बहुत ज्यादा आनंद नहीं होता, वहाँ पे जीव जंतु बहुत सीमित ही होते हैं। वहाँ दोनों लोग रहते हैं, जैसे गांव वाले भी रहते हैं और हाँ अब उनको धीरे धीरे कन्वर्ट करते हैं, जैसे बफर बनाया, फिर धीरे धीरे सेंचुरी के बाद टाइगर रिजर्व, जी जी जी। ऐसे घोषित करते हैं। नेशनल जी। पार्क फिर टाइगर रिजर्व। हाँ हाँ। जैसे इस टाइगर रिजर्व का जो पहली ये सीढ़ी है वो है, ये सेंचुरी था, गंगोह सेंचुरी के नाम से था ये पहले। अच्छा, पहले क्या था ये? 1970 में जी 1972 में हाँ ये 1972 में ये गंगोह सेंचुरी के नाम से था। जी और 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित हुए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद 1975 में ये गंगोह सेंचुरी के नाम से घोषित हुआ। फिर 1981 में ये पन्ना नेशनल पार्क के नाम से घोषित हुआ। जी। फिर 1994 1995 में ये टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। ठीक है। बाघ परियोजना चलाई गई। हाँ हाँ, बाघ प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में प्रारंभ किया गया था। हाँ। फिर पन्ना को भी सम्मिलित किया गया 22 में बाघ विंध्याचल पर्वत श्रेणी में अवस्थित पन्ना टाइगर रिजर्व एक भव्य नज़ारा आप देख रहे होंगे। सामने हमारे कर्णावती नदी है, इसका दूसरा नाम केन नदी है और कहें कि इस क्षेत्र की जीवन रेखा है। और इसी कर्णावती नदी के एक तरीके से केन नदी की बायोडायवर्सिटी पर ही ये पूरा का पूरा जो पन्ना टाइगर रिजर्व है या पन्ना बायोस्फीयर क्षेत्र है, ये पूरी तरीके से क्या हो रहा है, ये पूरा तरीके से आपका फल फूल रहा है। और इस पूरे विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पन्ना और उस तरफ आप देख रहे हैं नदी के उस तरफ छतरपुर जिला है, इसकी जीवन रेखा है। और निश्चित तौर पे इस नदी ने इस क्षेत्र की जैव विविधता को लगातार पुष्पित और पल्लवित किया है। जैसा कि आपको पता है कि भारत में नदी जोड़ो परियोजना चल रही है, तो नदी जोड़ो परियोजना के तहत मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी होने के कारण से केन नदी, चूंकि इनमें दोनों में सतत पानी बना रहे, और दूसरी प्रमुख नदी है यमुना की सहायक बेतवा नदी, तो दोनों को जोड़ा जा रहा है, दोनों नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है ताकि कभी भी इन दोनों नदियों को जल की कमी ना रहे। और जो बीच के मध्य के क्षेत्र पड़ रहे हैं, तो अभी पर्यावरण की दृष्टि से बड़ा सेंसिटिव क्षेत्र है और निश्चित तौर पे लगातार इस क्षेत्र का जो है यहाँ पर अभी देख रहे होंगे ग्रेनाइट चट्टानें आपको दिख रही होंगी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ऊपर वाले क्षेत्र में। और हाँ, सैंडस्टोन है। और जैसा कि आपको पता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है यहाँ पर जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानों में भवन निर्माण सामग्री सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो भवन निर्माण सामग्री की दृष्टिकोण से बड़ा रिच क्षेत्र है ये, और यहाँ पर बड़े स्तर पर जो है माइनिंग होती है। और ये आप जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे खनिज भी पाए जाते हैं, जिसमें से हीरा बड़ा फेमस है। पन्ना ही क्षेत्र है जहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानों में हीरा भी पाया जाता है। तो हीरा जैसा कि आपको पता है कि एक क्या है, कायांतित चट्टान है। कायांतित मतलब कोयले का ही कन्वर्जन होता है, रूपांतरित चट्टान के तौर पे ही पाया जाता है। तो अब हम चाहते हैं कि सर के माध्यम से हम पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का पहले क्या नाम था, कब इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, क्यों इसको जो है किस तरीके से लगातार जो है पहले ये एक सेंचुरी के तौर पे था, फिर लगातार इसका जो दर्जा है बढ़ाते बढ़ाते आज वर्तमान में एक बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे इसका नाम सूचित कर दिया गया। 2011 में इसको यूनेस्को ने अधिसूचित किया था और अब इसको पूर्ण दर्जा दे दिया। तो इसके
बारे में आप समग्रता से हमें बताएं। जी जी सर, मैं राम रतन, पार्क गाइड, पन्ना टाइगर रिजर्व। जी। और इस पार्क का जो एरिया है वो 576 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसमें से 20% खुला है फॉर टूरिस्ट के लिए जी। और इसका बफर, इसके आसपास जो एरिया होता है उसको बफर बोलते हैं, जो बफर का 1002 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। जी। और इसमें ये इसकी जो पहली 1972 में तो वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित हुआ, फिर जी। इसको 1975 में ये गंगाऊ सेंचुरी के नाम से था। जी। तो 1981 में ये नेशनल पार्क घोषित हुआ। 1981 में हाँ। इसको नेशनल पार्क बनाया गया। जी। और फिर इसके बाद 1994-95 टाइगर रिजर्व घोषित हुआ, मतलब बाघ परियोजना चलाई गई। जी। जी। और आज भी वही है, पन्ना टाइगर के नाम से जाना जा रहा है, विश्व विख्यात। और इसमें दूसरी बात के सबसे ज़्यादा टाइगर, इसका एक टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता था, वो भी पन्ना की वजह से। अच्छा। तो जी। आज MP जो जाना जाता था। जी। 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 तो आज फिर से पिछले साल जो है इसको पन्ना की वजह से टाइगर स्टेट का दर्जा फिर से वापसी मिला MP को। जी। जी। तो आज स्टेट टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है जी। MP। मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या बहुत ज़्यादा है। बांधवगढ़ से लेकर के, पन्ना से लेकर के, कान्हा से लेकर के, ऐसे विभिन्न पार्क है जहाँ पर बांधवगढ़ में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी में बाघ पाए जाते हैं। इसमें पूरे पन्ना टाइगर रिजर्व में बफर मिला के 70 टाइगर हैं, 70 प्लस टाइगर। जी। और इसमें अपना जो 20% खुला है जो टूरिस्ट के लिए, उसमें 10 से 12 टाइगर का लोकेशन मिलता है, हम लोग जो दिखाते हैं टूरिस्टों को। जी। तो वो 10 से 12 टाइगर है और पूरे में 70 प्लस टाइगर हैं। जी। नदी को उस पार भी और इस पार भी, ये पूरा टाइगर रिजर्व का एरिया है। जी। जो 576 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो बताया, जी। वो इसमें ही शामिल है। जो और ये बीच से नदी जो अपना है कैन नदी, जी। लेकिन इसका वास्तविक नाम कर्णावती था, बट जी। ब्रिटिश टाइम में अंग्रेजों ने चेंज करके कैन रखा। जी। ये नदी हमारे पार्क की लाइफ लाइन है और पूरा 4 चांद लगाए हुए इस पार्क को। जी। और ये विश्व विख्यात है, अपना जो टाइगर रिजर्व है विश्व विख्यात है। और इसमें जो नेचर ब्यूटी का जो सबसे अवार्ड मिला हुआ है जी। पूरे इंडिया में, वो पन्ना को मिला है, क्योंकि ये सबसे सुंदर पार्क है। ये नेचर ब्यूटी से कोई छेड़खानी नहीं, इसलिए इसको नेचर ब्यूटी का अवार्ड मिला हुआ है। 2006 में मिला है सर। जी। जी। तो जैसा कि सर ने आपको काफ़ी चीज़ें बताई, आगे भी अभी सारा कुछ, तो अभी तो विचरण काफ़ी लंबा है, हम चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको और डिटेल से, समग्रता से जानने को मिलेगा। इसके उस तरफ जो बिल्डिंग दिख रही हैं, वो हंटिंग प्लेस ऑफ महाराजा, राजाओं का जब राज चलता था उसके पहले की हैं ये। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यदि चंदेलास की पॉसिबल हो आप जूम करके दिखाएं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो खजुराहो वाला क्षेत्र है, खजुराहो हो गया, महोबा हो गया, कलिंजर हो गया, ये सब चंदेल राजवंश के शासकों का क्षेत्र है, उन्हीं के क्षेत्र पे हम विचरण कर रहे हैं। तो जब 10वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पे चंदेल राजा रहते थे, विद्याधर, धंग, परमार्दी देव ऐसे शासक थे, तो विभिन्न शासक यहाँ पे प्लेस का नाम हंटिंग प्लेस के तौर पे आते थे। जी। बारादरी है बोलते हैं इसको, बारादरी क्षेत्र। हाँ, तो बारादरी ये है। बारादरी क्षेत्र एक तरीके से शासकों का, जैसे कि आपको पता है कि एक शिकार करना उनका एक प्रमुख खेल के तौर पे था, तो यहाँ पे आकेटक के तौर पे आते थे, आकेटक गतिविधियों के लिए। जब 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित हुए तो ये सारी चीजें बंद हो गई। जी। पर्यावरण संरक्षण में जैसा कि आपको पता है, मैंने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे जैव विविधता का संरक्षण होता है और किस तरीके से हम जैव विविधता के अंतर्गत चीज़ों को लेकर के हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लगातार अभी जंगल की तरफ आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ का जो जंगल है वो पूरा ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ओके। मिक्स फॉरेस्ट है यहाँ, कोई एवरग्रीन नहीं है। ठीक है, यानी पतझड़ के टाइम पीरियड पे पत्ते गिराते हैं। हाँ, और ये शुष्क क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में आपने पढ़ा होगा। और सबसे ज्यादा हम प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ पर हमें सागौन बहुत ज्यादा दिख रहा है ना। सागौन पहले नंबर पर है, सागौन सबसे ज्यादा है। इसके अलावा और कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं? ये सागौन है, फिर कत्था है, यहाँ जो पान में लगाते हैं कत्था है, तेंदू है, इसका बीड़ी बनता है, उसका फल भी खाते हैं, महुआ है, और पलास है, मतलब, और ये कुल्ला है, कहुआ है, इसका हार्ट मेडिसिन बनता है इसके छाल का। ये सामने दिख रहा है, ये कोहा बोलते हैं इसको, इसी की छाल का बनता है। वो अर्जुन का पेड़ है। अच्छा, ये अर्जुन है। हार्ट की जो दिल की बीमारियां हैं उसकी दवा है। और कुल्ला का पेड़ है जिसका गम ट्री बोलते हैं, उसकी छाल कट करने से वो गोंद निकलने लगती है। बट यहाँ तो कुछ ऐसा अलाउ है नहीं है ना, सारी चीज प्रतिबंधित है। बट उसका एक एग्जाम्पल बताते हैं कि ये गोंद का पेड़ है, लेकिन ये चीजें यहाँ नहीं है, बाहर। जी जी जी, यहाँ नहीं। तो प्राकृतिक वनस्पतियों की दृष्टिकोण से, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी जंगल में
कई तरीके की वनस्पतियां मिलती हैं। एक तो आपको दर्शनीय बहुत सारी इमारती लकड़ी हमें प्राप्त होती है जंगल से। इमारती लकड़ी के अलावा यहाँ से औषधियाँ व्यापक स्तर पे प्राप्त होती जैसे हैं। ये ऐठी है जी, हेलाक्ट्रेस एजोरा बोलते हैं, जिसका पेट में ऐठन होती है, पेट की दवा बनती है। तो फली से, औषधि बड़ोड़ जी। फली। लंपा ग्रास, सबसे ज़्यादा लंपा ग्रास पाई जाती है। ये ग्रासलैंड एरिया है और यहाँ पे अभी लंपा बताएंगे। नामक ग्रास यहाँ पे पाई जाती है। अभी ये बताएंगे। जो हम जा रहे हैं ये नदी का क्षेत्र है क्या? नहीं, ये स्प्रिंग वाटर है सर। अच्छा ये टाइगर का मुख्यालय है। अच्छा अच्छा मतलब जैसे अपन का कोई हेड ऑफिस होता है, उनका ये है। अच्छा। गर्मियों में हाँ, ये टाइगर का हेड ऑफिस है। अच्छा, मतलब यहाँ पे आके हर टाइगर का अपना एरिया बटा होता है। ठीक हर है। टाइगर का एक टेरिटोरी होती है, तो ये एक टाइगर का एरिया है। तो ये जल नेचुरल स्प्रिंग वाटर है ये। अच्छा अच्छा, ये नेचुरल ठीक है। प्राकृतिक है। और ये पूरा मतलब सबसे अच्छा, एक चीज यहाँ पे और हम लगातार देख रहे हैं कैमरा कि यहाँ पे ये- काफी कैमरे लगे हुए हैं। रोक यहाँ लो। पे आप देख सकते हैं कुछ कैमरे यहाँ पे आप पेड़ों पे पा रहे होंगे। पेड़ों में कई सारे कैमरे लगे हुए हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? ये सर मोस्टली जो रेयर एनिमल है, जो उनको लोकेशन लेने के लिए, जैसे टाइगर है, लेपर्ड है, हाँ हाँ हनी बैजर है, हाँ। अच्छा। स्लॉथ बियर है, कुछ जो नॉक्टर्न एनिमल है, ओके। और कुछ मोस्टली टाइगर सेंसर है। अच्छा, तो इसमें से वही है कि उस पर नजर रहती है। मतलब जानवरों इसके पे। सामने से यदि कोई भी जानवर गुजरता है तो जानवर या हम तुम को भी जाए तो फोटो तो क्लिक होता है, लेकिन उसमें से वही कलेक्शन होता है। जैसे जो रेयर एनिमल है, मैंने बताया ना, जी जी हनी जी बेजर है, जी जी जैसे ये पोर्कुपाइन है, जो नॉक्टर्नल कुछ एनिमल है जो अपन जी। को नहीं दिखाई देते, लेकिन इसमें दिखाई देते हैं इसके माध्यम से। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए ये माध्यम से, ताकि एक ट्रैकिंग और बनी रहे। हर टाइगर के मतलब उसमें लगे हुए हैं ये, जी जहाँ मतलब कि यहाँ से कोई जानवर जैसे निकलते हैं, जैसे पानी का प्लेस है, हाँ हाँ। तो यहाँ जानवर आएगा तो इस हिसाब से लगे हुए हैं कि यहाँ जानवर आया, उसका फोटो क्लिक हो जाए। अच्छा तो ताकि उनको मिलती रहती जानकारी फॉरेस्ट वालों की कि यहाँ पर ये जानवर हमारे यहाँ हैं और सुरक्षित है। जी जी जी। तो ये भी एक जो है आप प्रयास है, तकनीकी का भी सहारा लिया जा रहा है और तकनीकी बहुत ज़रूरी होती है। और लगातार पर्यावरण संरक्षण में सैटेलाइट्स से लेकर के हमने जो है विभिन्न प्रयास किए हैं। जैसे कि आप देखते हैं बाघ जनगणना हर साल आती रहती है। हर कुछ वर्षों में बाघों की संख्या जो है अभी लगभग 2900 कुछ बाघ हैं पूरे इंडिया में। बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। और बढ़ने का मुख्य कारण ये है कि सरकार के द्वारा इस तरीके की एक व्यापक पहल पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से करना है ना। तो अब हम लगातार जंगल के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और अब हम एक पर्वतीय क्षेत्र में, वैसे विंध्याचल पर्वत में आपको आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से अब ये पर्वत अपर्दित हो गया है। धीरे धीरे ये जो है घिसता चला जा रहा है। मैं आसान भाषा में आपको बताऊं, लेकिन अब जो हमारी एक ये ढाल है, एक चढ़ाई है, तो ये आप देखेंगे इधर बहुत सारे पत्थर दिख रहे होंगे आपको। ये पर्वतीय पत्थर हैं और ये धीरे धीरे जो है ये पर्वत जो है लगातार अपना स्वरूप बदलता जा रहा है, सेडिमेंटेड होता जा रहा है। लेकिन फिर भी समय के साथ हर चीज़ का एक अवस्था होती है। जैसे कि हिमालय पर्वत श्रेणी आपकी नवीन बलित पर्वत श्रृंखला के तौर पे तो कभी विंध्याचल भी होता था, लेकिन विंध्याचल का स्वरूप अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे परिवर्तित हुआ है। फिर भी समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर है ये। और ये पर्वत श्रेणी में ही देखिए, जो भी ये प्राकृतिक तौर पे उपस्थित पर्वत, पठार या मैदानी उच्चावच हैं, इन उच्चावचों में ही प्राकृतिक वनस्पतियों का क्षेत्र जो है पूर्ण तौर पे संरक्षित करना और आप सभी के लिए ये एक तरीके से स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र के तौर पे भी विकसित किए गए हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो भी आपको जानवर मिलेंगे ये सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे और आगे मैं आपको अब डिटेल से आपकी परीक्षा उपयोगी जो जानकारी है वो भी मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा क्षेत्र ग्रासलैंड एरिया है। लंपा नामक घास यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है पन्ना टाइगर रिजर्व में। तो जैसा कि सर ने बताया कि हम कभी भी जो राष्ट्रीय उद्यान होंगे, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र होंगे, यहाँ पर किसी भी तरीके से जो भी जंगल में घटना घट रही है उसको छेड़ते नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने एक वृक्ष है जो कि पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी इस लकड़ी का किसी भी तरीके से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, क्योंकि हो सकता है ये लकड़ी भी विभिन्न जीवों की, जो सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, उनका भी जो है ये एक तरीके से प्राकृतिक आवास क्षेत्र में कन्वर्ट हो गई हो, बन गई हो। और ये जो आप देख रहे हैं ग्रासलैंड एरिया
ये ज्यादातर टाइगर का हंटिंग प्लेस होता है। जब टाइगर को कभी भी जो है अपना भोजन या शिकार करना है तो इन क्षेत्रों में आकर के वो काफी टाइगर की हंटिंग को लेकर आपके पास यदि कुछ जानकारी हो कि कैसे वो हंट करता है। ऐसे इसमें इसी में बैठता है उसका वो। एक कोई टाइम होता है 24 घंटे हाँ, में एक प्रॉपर? मोस्टली नाइट में करते हैं, ज्यादातर रात में करते हैं। हाँ हाँ हाँ, आप बताते जाएं। पूरा जी। वैसे तो रात में ही करते हैं, लेकिन दिन में अच्छा, जैसे- नाइट में ज्यादा हंटिंग हाँ, होती है। क्योंकि उसका दिन में जो मेन दुश्मन है वो बंदर है। अच्छा। वो दूर से देख लेता है, तो वो कॉल करता है तो ये दूसरे जानवर जो डियर वगैरह वो भी अलर्ट हो जाते हैं। यानी कि बंदर यहाँ पे एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि सभी जीव जानवरों जंतुओं को की रक्षा। बचाना, हाँ। अच्छा, ठीक है। तो टाइगर का मेन दुश्मन वही है, हाँ, बंदर। ठीक बाकी है। दिन में 20% शिकार ही कर पाता है, मोस्टली 80% जो है शिकार करता है टाइगर, वो रात में ही करता है। रात में ही करता है। हाँ, वो रात में ही घूमता है सबसे ज़्यादा टाइगर, रात में अर्ली मॉर्निंग धूप निकलने के पहले तक। तो रात में भोजन का प्रबंध करके पूरे दिन खाता है। हाँ, और हर हफ्ते में एक बार शिकार करता है टाइगर। अच्छा, हफ्ते में एक बार ही करेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि उसको 3-4 दिन उसी को खाता रहता है वो। अच्छा। और फिर 2-3 दिन फिर घूमता है, जैसे घूमते घूमते अपनी टेरिटरी चेक करता है, उस बीच में फिर शिकार मिलेगा तो फिर कर लिया तो उसने। ये सर टेरिटरी का जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो इसमें कैसे कोई टाइगर दूसरे टाइगर की टेरिटरी पे नहीं प्रवेश करता, और यदि करता भी है तो क्या स्थिति होती है? ये स्प्रे मार्किंग करते हैं। अच्छा, पेड़ों ठीक में है। स्प्रे मार्किंग करते जाते, दूसरा किलो मार्क करते हैं टाइगर। अच्छा, अपने ऐसे, हाँ, जैसे पंजों से? उसने पंजों से इस पेड़ में लगा दिया, तो ठीक जो है। बड़ा होगा तो सुपर लगा देगा, तो छोटा वाला अपने आप समझ जाएगा कोई मुझसे बड़ा आ गया, अच्छा। तो वो ये अपने आप एरिया छोड़ देगा। अच्छा, मतलब हाइट हाँ, यदि बड़ी हुई। और दूसरा ऑप्शन उसके पास ये रहता है कि या तो वो उससे लड़ाई लड़ेगा, अच्छा। या अपने आप एरिया छोड़ देगा। ये इनमें वो रहती है। और स्प्रे मार्किंग, फीमेल स्प्रे मार्किंग करती है, बाथरूम जितना ऊपर तक पहुंचा सके। अच्छा, वो फीमेल करती है? वो फीमेल करती है। और जो पंजों का निशान है वो मेल करेगा? हाँ, मेल करेगा। तो इनके इसीलिए एरिया बटे हुए हैं। हर टाइगर का मतलब जो फीमेल टाइगर है उसका 25 से 30 किलोमीटर का रहता है, और जो मेल का रहता है अधिकतम 40। अच्छा। हाँ, तो इनका जो है जो प्रजनन काल होता है वो अवधि क्या होती है? जैसे अभी है, अच्छा। अब चल रहा है मतलब मीटिंग टाइम चल रहा है इनका। अच्छा। दिसंबर और जनवरी। अच्छा, इस टाइम पीरियड पे मीटिंग टाइम होता है। मीटिंग टाइम होता है, तो इसमें एक्टिव ज़्यादा रहते हैं टाइगर जो भी है, हाँ। ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि फीमेल इधर उधर, मेल घूमता है फीमेल के लिए। जी। तो ये यही समय है। और इसका गेस्टेशन पीरियड जो होता है जी। फीमेल का, वो 105 से 112 दिन में बच्चे दे देती है। अच्छा। हाँ, लेकिन एक बार बच्चे देने के साथ माँ 18 से 24 महीने तक बच्चों के साथ रहती है। अच्छा। अच्छा। हाँ, रिजर्व से अब आप सभी मेरे साथ बहुत समग्रता से बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, और मैं सबसे पहले आप सभी मेरे साथ अब विचरण करिए, देखिए। आपको अभी कुछ ही देर बाद मैं आपको पूरे जंगल को दिखाऊंगा, और आप साथ साथ जंगल देखते जाइएगा। मैं आपको बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताता हूँ कि बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है। इससे पहले मैंने आपको जैव विविधता के बारे में बहुत डिटेल से जिम कॉर्बेट वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, या भारत दर्शन की जो आज़ाद आईएएस एकेडमी की प्लेलिस्ट है वहाँ पर भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से आपको मैंने पर्यावरण और इन्वायरमेंट के टॉपिक को कवर किया है। अब चलिए बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। मैं आपको सभी 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व बताऊँगा। क्या होता है मैप कार्यक्रम, क्यों यूनेस्को के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया, हम बाद में यूनेस्को के बारे में भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप लोग जंगल का विचरण करिए, देखिए कुछ जीव जंतु भी आपको दिखेंगे यहाँ पर एक आप देख रहे हैं एक डियर भी है आपके सामने। तो देखिए जैव विविधता के महत्व को ध्यान में रखते हुए विश्व में कई स्तर पर कई कार्यक्रम और योजनाएं चलाई गई। अभी देखिए आपको काफ़ी बड़ा झुंड भी मिलेगा यहाँ पे, और आप सर एक बार इनके बारे में बताते भी जाइएगा, ठीक है। तो ये बारहसिंगा नहीं है, सामर डियर है, बिगेस्ट डियर है इंडिया का। और ये स्पॉटेड डियर है, मेल फीमेल देखिए आप। हाँ, यहाँ पर ये मेल का आपने क्या बताया? जिसके सींग है वो मेल है। अच्छा। ये देखिए रोड पार कर रहा है, रोड पार देखिए कैसे, और जिसके सींग नहीं वो फीमेल है। ये देखिए फॉरेस्ट वाले अपनी कितना हेल्प मतलब वो करते हैं कि टैंकर से पानी डालना चालू कर दिया। हाँ हाँ, तो ये जानवर के लिए अब बहुत जरूरी है। उस तरफ तो नदी थी, इस तरफ ये हाँ, ये कहीं पर भी इनका तो ये वहाँ रहे। पर पानी टैंकर से डालते हैं। जी जी जी। ये आप देख सकते हैं ये पत्तियां खाता है, इसका भोजन। वन मोर टाइम। हाँ, तो अच्छा मतलब पूछ दिया है। ये देखो ट्रेन कर रहे हैं। जो पर्यटकों से इधर घुमाइए, जो भी पर्यटकों से जो पैसा लिया जा रहा है वो ऐसे ही इसको विकास के मतलब जो अच्छा। जंगल के विकास के लिए और
ये जानवरों के उसके लिए उपयोग किया जा रहा है। जैसे ये देखिए पॉन्ड बना हुआ है, ये टैंकर से पानी डालते हैं, इसी के लिए मतलब आपका पैसा इस प्रकृति को रख रखाव के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर आप जब आएंगे तो एक शुल्क आपको लगेगी विचरण करने की, जो कि ज़रूरी है। अब पर्यावरण में इतना सारा कार्य है, यहाँ पे डिपार्टमेंट है, तो सारे कहीं ना कहीं पे आप लोगों के माध्यम से भी जो है कुछ सहयोग राशि आप लोगों की लगती है यहाँ पर। भारत के प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आप सभी मेरे साथ पन्ना टाइगर रिजर्व में लगातार विचरण कर रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के साथ जीव जंतु भी आप सभी देखने को पाएंगे और निश्चित तौर पर आज हम आप सभी को टाइगर भी दिखाएंगे। टाइगर किसी भी जंगल की शान होता है और निश्चित तौर पे टाइगर को ही देखने के लिए लोग बायोस्फीयर रिजर्व में या टाइगर रिजर्व में ज़रूर आते हैं। तो निश्चित तौर पे पूरा प्रयास रहेगा और आप सभी टाइगर देख कर ही जाएंगे। तो आज आप सभी मेरे साथ इस पूरे प्राकृतिक पर्यावरण का नज़ारा देखेंगे। साथ ही मैं आप सभी को आपके परीक्षा उपयोगी तथ्य जितने भी हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व से पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं, उन सभी का व्यापक अध्ययन कराऊंगा। आपको बताऊंगा कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, कि उनकी स्थापना की गई, यूनेस्को का क्या रोल है और किस तरीके से जो है बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत जो है इसके लिए क्या मानदंड होते हैं। तो चलिए आप सभी मेरे साथ पूरे जंगल का विचरण करिए, इसे देखिए और मैं आप सभी को अब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में क्रम से बताता हुआ चला जाऊंगा। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिए दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है ना। यानी कि यूनेस्को के द्वारा मैप कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और यूनेस्को के द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से जो स्थलीय तथा तटीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, इन तंत्रों को दोनों का संयोजन किया जाता है, इनको सम्मिलित किया जाता है और स्थलीय तथा तटीय जिसके अंतर्गत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, उसके बड़े क्षेत्रों का संयोजन करके प्राकृतिक सांस्कृतिक परिदृश्य के प्रतिनिधि भागों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को का फुल फॉर्म जो है इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, तो इसके द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर यह पदनाम किया गया है। तो निश्चित तौर पे आप सभी मेरे साथ आप जंगल को देखिए। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। तो आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट नहीं है, ये जगह जगह पर आपको बहुत सारे जीव जंतु भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अब हम आपके परीक्षा से जुड़े हुए विषय वस्तु को यहाँ पर क्रम से पढ़ाएंगे। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाया जाता है। दरअसल जो हमारा मानव समुदाय है और जो प्रकृति है, प्रकृति में वनस्पति और जीव जंतु जो आते हैं, इनके लिए इन दोनों के मध्य जो आपसी संघर्ष है, इस संघर्ष को कम करने के लिए, मनुष्य और प्रकृति की जरूरतों का सम्मान करने के लिए, दोनों के सह अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये आपका बनाया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि जैसे आप देख रहे हैं सामने आपके एक जीव दिख रहा है और ये सांबर हिरन है और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और किसी भी इकोसिस्टम में इनकी संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ये जो है प्राथमिक उपभोक्ता के तौर पे होते हैं और ये वनस्पतियों से ही अपना भोजन भरते हैं। जो सर्वोच्च उपभोक्ता टाइगर और जो जीव जंतु होते हैं उनका ये पोषण बनते हैं। ठीक है, तो सांबर डियर आप लोग देख रहे हैं, इनकी संख्या ज़्यादातर यहाँ पर देखने को मिलती है। स्पॉटेड डियर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं जहाँ पर आपको बता रहा था कि जो मनुष्य और प्रकृति है, दोनों के सम्मान को, उनके सह अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। और बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, किसी भी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया जाता है, किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व में उसकी संरचना क्या होती है, तो सबसे पहले हम बायोस्फीयर रिजर्व की संरचना की बात करते हैं। देखिए जो भी बायोस्फीयर रिजर्व होगा, बायोस्फीयर रिजर्व में कोर एरिया होता है। क्या होता है? एक कोर एरिया होता है और उस कोर एरिया में ये समझिए वहीं पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, वही हॉट स्पॉट एरिया होता है, वहीं पर आपको जीव जंतु सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कोर एरिया में ही हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, यहीं पर विचरण कर रहे हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम जो सर्वोच्च उपभोक्ता है सर्वाहारी टाइगर को जरूर देख पाएंगे। तो जो कोर एरिया है, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और कोर एरिया पे जो है यहाँ पर
किसी भी तरीके की मानवीय गतिविधि को ख़त्म कर दिया जाता है, यहाँ पर नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर निगरानी केंद्र आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। निगरानी केंद्र होते हैं, सेंटर बने होते हैं, जहाँ से जो है एक तरीके से निगरानी रखी जाती है। पशुओं और जीव जंतुओं में किसी भी तरीके की इलीगल गतिविधि को भी रोका जाता है। तो कोर एरिया जंगल का सबसे इंटरनल क्षेत्र होता है। एक 3 गोले आप बना दीजिए। इन 3 गोलों में सबसे अंदर का जो गोला होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता होगी, उसको हम कोर एरिया में डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। कोर एरिया के बाहर का जो क्षेत्र होता है, स्पॉटेड डियर आप देख रहे हैं, जीव जंतुओं का बिल्कुल आप आनंद लुत्फ उठाते रहिए, ताकि इसीलिए मैं आपको पूरे जंगल को सैर कराते हुए साथ साथ पढ़ा रहा हूँ। मुझे सुनते जाइए, इसका भी आनंद लीजिए, ठीक है। यही परीक्षा में आपके काम आएगा। ये एक व्यवहारिक पद्धति है आपके शिक्षण की। तो कोर एरिया के बाहर का क्षेत्र बफर क्षेत्र कहलाता है। और बफर क्षेत्र जो होता है, बफर क्षेत्र में आपका मानवीय आवास भी होता है, मानवीय घर भी होते हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। तो जैसे हम मांडला गेट से हमने प्रवेश किया था, तो मांडला एक गांव है, उस गांव के लोगों को भी उस बफर क्षेत्र में रखा गया है और उनको जंगल से जोड़ा जाता है, क्योंकि जंगल के साथ प्रति जो लगाव है उनका सबसे ज़्यादा होता है। कोर एरिया में कोई भी मानवीय आवास नहीं होता है, यहाँ के लोगों को पुनर्वासित कर दिया जाता है। दूसरे स्थानों पर सरकार के द्वारा उनको विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन जो बफर क्षेत्र होता है, बफर क्षेत्र पर मानवीय बस्तियां भी पाई जाती हैं। तो बफर क्षेत्र में मानवीय बस्तियों के साथ शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य भी होता है, जिससे मानव पर्यावरण को लेकर के जागरूकता हो सके। टूरिज्म में भी बफर क्षेत्र को लेकर के, टूरिज्म की गतिविधियों में भी बफर क्षेत्र को जो है रखा जाता है। वहां पर भी जब कभी आएंगे आप, तो यदि कोर एरिया में यहाँ पे चूंकि पासेज लेने पड़ते हैं, पास नहीं मिल पाता, तो बफर एरिया में आप इजिली घूम सकते हैं। लेकिन बफर एरिया में जीव जंतुओं की संभावना बहुत कम पाई जाती है। कोर एरिया भी पूरा नहीं खोला जाता। कोर एरिया का 20% क्षेत्र ही है जो विचरण के लिए होता है। बाकी सारा क्षेत्र जो डेंस फॉरेस्ट होता है, जहां पे जीव जंतु ज्यादा होते हैं, उस क्षेत्र को प्रोटेक्टेड रखा जाता है ना। तो कोर एरिया मात्र 20% केवल टूरिज्म के लिए ओपन होता है, निगरानी केंद्र के लिए ओपन होता है। लेकिन जो बफर क्षेत्र है, यहाँ पे मानवीय आवास भी होता है, शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य भी होता है, पर्यटन भी होता है और साथ साथ रिसर्च का काम भी बफर क्षेत्र में होता है कि किस तरीके से जीव जंतुओं के संरक्षण को आगे बढ़ाते चले जाए, ठीक है। इसके बाद जो है आपका संक्रमणशील क्षेत्र होता है, जो कि एक तरीके से जहां से कह सकते हैं मानवीय अधिवास प्रारंभ होता है, ट्रांजिशन फेज जिसे कहते हैं। तो जंगल और मानवीय आबादी के बीच का ट्रांजिशन फेज भी बनाया जाता है जैवमंडल आगार क्षेत्र में। तो जैवमंडल आगार क्षेत्र की संरचना में 3 चीजें होती हैं, कोर एरिया, बफर क्षेत्र और संक्रमणशील क्षेत्र। जो संक्रमणशील क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर मानवीय अधिवास तो पाया ही जाता है, साथ ही रिसर्च सेंटर भी होते हैं। टूरिज्म और पर्यटन के लिए भी इस क्षेत्र को विकसित किया जाता है, ठीक है। शिक्षण प्रशिक्षण कार्य भी किया जाता है। तो ये आपका जैवमंडल आगार की संरचना है। इनके बारे में कुछ विशिष्टताएं मैं आपको बताऊं तो कोर एरिया बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे संरक्षित क्षेत्र होता है। इसमें स्थानिक पौधे, जानवर हो सकते हैं और इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रक्रियाएं जो प्राकृतिक क्रियाओं और वन्य जीवों को ना प्रभावित किए, वो सारी की जा सकती हैं। मतलब ऐसे रिसर्च करें जिससे पर्यावरण को किसी तरीके की क्षति ना पहुंचे, ठीक है। कोर एरिया की बात कर रहे हैं और कोर एरिया एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जहां पर ज्यादातर जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसके तहत संरक्षित विनियमित राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य शामिल होते हैं। तो जो नेशनल पार्क होता है, नेशनल पार्क का मेन एरिया जो होता है, वो उसके अंतर्गत आता है। तो अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य क्षेत्र जहां पे सबसे ज्यादा जो है स्थानिक पौधे और जानवर हों, वो कोर एरिया में आते हैं। और इस क्षेत्र में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को छोड़कर के अन्य सभी का प्रवेश वर्जित होता है। मात्र टूरिज्म और पर्यटन के लिए जितना कोर एरिया छोड़ा जाता है, उस क्षेत्र में ही आप जाकर के यहाँ पे पर्यटन कर सकते हैं, जीव जंतुओं को देख सकते हैं। रही बात बफर क्षेत्र की बात करें तो कोर एरिया के चारों ओर का क्षेत्र बफर क्षेत्र होता है और इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जा सकता है जो पूर्णतया नियंत्रित और गैर विध्वंसक होते हैं, मतलब जिनको कंट्रोल किया जा सकता है और किसी भी तरीके से विध्वंसकारी घटना नहीं होती है, ठीक है। सीमित पर्यटन होता है, मछली पकड़ना, चराई आदि शामिल होता है। मानव का प्रवेश कोर क्षेत्र की तुलना में यहाँ पर ज़्यादा होता है, मतलब कि मानव बस्तियाँ यहाँ पे पाई जाती है बफर क्षेत्र में, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर माफ कीजिएगा, बफर क्षेत्र में अनुसंधान और शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम संक्रमणशील क्षेत्र की बात करें, जो ट्रांजिशन जोन है, यहाँ ये बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहरी हिस्सा होता है और यहाँ पर सहयोग क्षेत्र है। मानव उद्यम और संरक्षण का सद्भाव इसमें किया जाता है। इसमें मानवीय बस्तियां होती हैं, फसलें होती हैं, प्रबंधित जंगल होता है, मनोरंजन के क्षेत्र होते हैं और आर्थिक उद्योग के क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि आप पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में घूम रहे हैं तो यहीं पर आपकी डायमंड माइन भी जो है, जो इसके ट्रांजिशन फेज पे और बफर क्षेत्र पे अवस्थित है। तो डायमंड माइन वैसे हम जाएंगे वहाँ पर जो है हम शायद आपको एजुकेशनली वीडियो वहाँ पर ना बना पाएँ, क्योंकि
पिछले 1 साल से माइन का जो है किसी भी तरीके की माइनिंग नहीं हो रही है। उसके पीछे अभी मामला शायद कोर्ट में है और एनएमडीसी के अंतर्गत आता है पूरा का पूरा वो क्षेत्र, लेकिन फिर भी पिक्स वगैरह आपको हम वहाँ से उपलब्ध करा देंगे। आप देख लीजिएगा कम्युनिटी में, आज़ाद एशिया की कम्युनिटी में मैं कुछ पिक्स आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व में मुख्य कार्य क्या होते हैं। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व का जो मुख्य कार्य होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है संरक्षण, है ना। संरक्षण, यहाँ पे बहुत सारे आनुवांशिक संसाधन है, स्थानिक प्रजातियां हैं, परितंत्र है, पूरा इकोसिस्टम है, तो इस सब का प्रबंधन किया जाता है। और बायोस्फीयर रिजर्व मुख्य तौर पर मानव और पशु के मध्य जो संघर्ष है उसको रोकता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, एक महाराष्ट्र में बाघिन थी जिसका नाम था अवनी, और ये खानाबदोश हो गई थी। तो चूंकि ये खानाबदोश होने के कारण से मानवीय क्षेत्रों को लगातार तो मानव और जीव के बीच में संघर्ष चलता रहता। अवनी बाघिन को बाद में गोली मार के हत्या कर दी गई थी क्योंकि आदमखोर थी। तो ऐसे संघर्ष ना हो, न्यूनतम रहे, है ना। और जो है जो जीव जंतु हैं उनको जो सर्वोच्च उपभोक्ता है उसकी ऐसी स्थिति ना हो कि मनुष्य के ऊपर हमला करे, इसलिए जो है बायोस्फीयर रिजर्व को बनाया गया है, ठीक है। और मनुष्य का जो है जीव जंतुओं के प्रति स्नेह बना रहे, न्यूनतम हस्तक्षेप रहे और पर्यावरण प्रकृति के अंतर इकोसिस्टम पूरी तरीके से संतुलित रहे, इसके लिए ये बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। वन्य जीवों के साथ आदिवासियों की संस्कृति और रीति रिवाजों का भी संरक्षण किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है यहाँ पर घास है, लमटा घास है यहाँ पे, और ये घास पे कई बार ये हंटिंग प्लेस के तौर पे भी काम आता है। और जब कभी जंगल में आग लगती है तो ये घास बड़ी घातक हो जाती है, खतरनाक हो जाती है ना। इसलिए इस घास को प्रतिवर्ष जो है अभी लगभग कुछ ही दिनों बाद इसको काट भी देंगे। काटने का मतलब यहाँ पर इसको इतना कर देते हैं कि जंगल के एक एरिया से दूसरे एरिया आग ना फैले, ठीक है। तो इसको नियंत्रित इसको जो है इस क्षेत्र को बनाया जाता है। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व में डेवलपमेंट को लेकर बहुत काम किए जाते हैं, जैसे कि आर्थिक और मानवीय विकास को बढ़ावा दिया जाता है, समाज शास्त्रीय और परिस्थिति स्तर पर स्थायी तौर पे काम किया जाता है, सतत विकास को मजबूत करने के लिए सामाजिक आर्थिक पर्यावरण के संरक्षण पे भी कार्य किया जाता है। साथ ही स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत और विकास के संदर्भ में अनुसंधान गतिविधियां, पर्यावरण शिक्षा, प्रशिक्षण तथा निगरानी को भी बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। तो ये मुख्य तौर पर हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद मानदंडों की बात करें कि बायोस्फीयर रिजर्व के लिए क्या मानदंड होते हैं, तो हम पाते हैं कि किसी भी स्थल में प्रकृति संरक्षण के दृष्टिकोण से संरक्षित और न्यूनतम आसान क्षेत्र होना चाहिए, ये है ना। यानी कि प्रकृति संरक्षण के लिए किसी भी तरीके की यहाँ पे बाधा नहीं आनी चाहिए, उस क्षेत्र को ही जो है हम बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत जोड़ते हैं। साथ ही ये संपूर्ण एक जैव भौगोलिक इकाई के समान होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि पारिस्थितिकी तंत्र के सभी पोषण स्तरों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यानी स्वपोषी, परपोषी और जो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व में आमतौर पे जो सर्वोच्च उपभोक्ता है, टाइगर है या शेर है, इनकी उपस्थिति होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे अभी मैं पूरी लिस्ट आपको बताऊंगा कि बायोस्फीयर रिजर्व में जो है कितने जो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है, वो लिस्ट पूरी याद कर लीजिए क्योंकि मैच द फॉलोइंग में पूछी जाती है, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा होना चाहिए और साथ ही जीव जंतुओं के सभी पोषण स्तरों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए उसे। साथ ही प्रबंधन प्राधिकरण होना चाहिए, इसमें एक प्राधिकरण बनाना चाहिए और स्थानीय समुदायों की भागीदारी और सहयोग होना चाहिए। जैव विविधता के संरक्षण में सामाजिक आर्थिक विकास के आपस में संलग्न करने के लिए प्रबंधन और संघर्ष को रोकने के लिए ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाया जाना चाहिए, ठीक है। और जिसमें पारंपरिक आदिवासी और ग्रामीण स्तरीय जीवन यापन के तरीकों को संरक्षित रखने की क्षमता हो ताकि पर्यावरण के साथ सामंजस्य उपयोग किया जाए। यदि ये सारे कारण मिलते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व किसी क्षेत्र को घोषित किया जा सकता है। भारत में अभी पन्ना देखिए लेटेस्ट है आपका, 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के द्वारा घोषित किए गए हैं मैप कार्यक्रम के अंतर्गत, और भारत सरकार ने 18 टोटल जो है बायोस्फीयर रिजर्व बना रखे हैं, जिसमें कोर एरिया, बफर एरिया और संक्रमणशील क्षेत्र को जोड़ करके बायोस्फीयर रिजर्व को डेवलप किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको मैं 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व बताऊंगा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो यूनेस्को के द्वारा जो है पर्यावरण और मानव के बीच संघर्ष को कम करने के लिए, विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष को कम करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व की जो शुरुआत की गई है, इसके तहत जो भी किसी भी देश की राष्ट्रीय सरकार होती है, उस राष्ट्रीय सरकार को यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत
जो मानदंड होते हैं जो इनको पूरा करता है उसके तहत इसमें जोड़ता है। वर्तमान में वैश्विक रूप पे 122 देश हैं जहां पर बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं जो मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं। 686 बायोस्फीयर भंडार है पूरे विश्व में। तो इस तरीके से मैन और बायोस्फीयर रिजर्व की जो ये प्रोग्राम था इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। तो यूनेस्को के द्वारा मैन और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? 1971 में की गई थी। एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के तौर पर इसको प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य था लोगों और उसके वातावरण के बीच संबंधों में सुधार करने के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना। यह आर्थिक विकास के लिए नवाचारी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने का काम भी करता है। बायोस्फीयर रिजर्व सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उचित तथा पर्यावरणीय रूप से धारणीय रूप से भी काम करता है। तो एक तरीके से 1971 में यूनेस्को ने प्रारंभ किया इस संस्था को, और कुल भारत में 11 बायोस्फीयर रिजर्व, टोटल 12 हो गए हैं। लेटेस्ट अभी पन्ना बना है, ठीक है। 2011 में भारत सरकार के द्वारा पन्ना को बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में अधिसूचित किया गया था, और यूनेस्को ने अभी हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में पन्ना को सम्मिलित किया है। तो यदि यूनेस्को की बात करें तो टोटल 12 है, जिसके अंतर्गत नीलगिरी सबसे पहले सम्मिलित किया गया था, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिंपलीपाल, असना, कमर, अमरकंटक, महान निकोबार, अगस्त्यामाला और खनचेंगदोगा और पन्ना आपका, ठीक है। अभी मैं आगे लिस्ट में और अच्छे से आपको बता दूंगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व ये जो योजना है देखो यूनेस्को ने तो 1971 में प्रारंभ किया था, भारत सरकार ने 1986 में प्रारंभ किया था, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा 1986 में प्रारंभ की गई थी, और इसके तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य और 3 हिमालयी राज्यों को 90:10 के अनुपात में, अन्य राज्यों को रखरखाव और कुछ वस्तुओं के सुधार के लिए, विकास के लिए 60:40 के अनुपात में वित्तीय सहायता को लेकर के काम प्रारंभ किया गया था। तो जब भी कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसको भारत सरकार सूचित करती है, लेकिन उसका प्रबंधन का काम जो होता है राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकता है। राज्य सरकार उसकी योजना, कार्य योजना प्रारंभ की जाती है। तो देखिए, जो आदिवासी हैं इनके भूमि का अधिकार है ना, संक्रमण क्षेत्रों में वन संसाधनों पर ये निर्भर है, ठीक है। चाहे वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो, चाहे यहाँ पे पन्ना में भी हम आसपास क्षेत्र में मैं देख रहा था, तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका भी जीवन यापन जंगल पे ही जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें चाहिए कि जंगल के साथ इनके जुड़ाव को हम बनाए रखें, और इसके लिए सबसे बेहतर ये जो मैन कार्यक्रम है, MAB कार्यक्रम है, सबसे बेहतर तरीका हो सकता है, ठीक है। तो यूनेस्को का चूंकि बार बार नाम आ रहा है, तो एक बार मैं यूनेस्को के बारे में बता देता हूं, इसके बाद मैं आपको कंप्लीट लिस्ट बताता हूं। तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था है, इसी का एक अंग है, संयुक्त राष्ट्र का एक घटक है, निकाय है, जिसका फुल फॉर्म जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक, 3 शब्द आते हैं यहाँ पे, शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर ही उसका लघु रूप है। और जो है इसका कार्य क्या है? शिक्षा, प्रकृति और समाज विज्ञान, संस्कृति, संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। जैसे यूनाइटेड नेशन भी इसीलिए बनाया गया है, ठीक है। आप सामने देख रहे हैं एक जीव विचरण कर रहा है आपका, है ना, और ये स्पॉटेड डियर है और ये मेल है इसका, ठीक है। तो आप इसको देखिए, जंगल का अपना ही आनंद है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मतलब 16 नवंबर 1985 को इस संस्था का जन्म हुआ था, और यूनेस्को में, मतलब यूनेस्को कब बना है? 16 नवंबर 1945 को, माफ़ करिएगा 1945 को। और 195 सदस्य देश हैं, 7 सहयोगी देश हैं इसमें, ठीक है। 7 सहयोगी देश भी देखने को मिलते हैं यूनेस्को में टोटल, और जो है 2 पर्यवेक्षक देश हैं इसके, और मुख्यालय इसका पेरिस में है। और विश्व विरासत देश में हमारे बहुत सारे ऐतिहासिक और पार्कों को इसने सम्मिलित किया है। तो यूनेस्को एक महत्वपूर्ण संस्था है, और ये भारत का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है जिसमें हम लोग विचरण कर रहे हैं, ये भारत का आपका जो है मैन और बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बन चुका है। 22वां बाघ आरक्षण क्षेत्र है। बाघों के मुख्य आरक्षण के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ पाए जाते हैं, और बहुत सारे जीव भी अच्छी खासी संख्या में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में और उत्तर में पन्ना और छतरपुर वाला जो क्षेत्र आपका है टाइगर रिजर्व के विंध्यन श्रेणी में स्थित है। और 1981 में पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे, और 1994 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान को पन्ना टाइगर रिजर्व यानी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भी इसको सम्मिलित कर लिया था। तो आज आपको एक सबसे बड़ा जो इसमें टाइगर को देखने का एक जो आपका सपना था शायद पूरा हो जाएगा। हम लोग लगातार टाइगर की ओर ही बढ़ रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि हम आपको इसको दिखा पाएँ। तो बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट जो है आपकी डिटेल में अब मैं आपको बताऊंगा, और आप सभी आनंद उठाइए, लुत्फ उठाइए, और जंगल के सर्वोच्च जंगल का सर्वोच्च सर्वाहारी जीव है उसको भी देखें। निश्चित तौर पे कोई भी जंगल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शांत होता है, बहुत ज़्यादा विशेषताएं रखता है, और
बायोस्फीयर रिजर्व होने के नाते यहाँ पर लोगों का जो जुड़ाव देखने को यहाँ पे मिला, एक इंटरव्यू भी आप सभी को मैं प्रेषित करूंगा जो यहाँ के स्थानीय गाइड हैं जो हमारे साथ हैं, पिछले 22 साल से बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बता रहे हैं, उसको भी हम सूचित करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप सभी अब लिस्ट देखिए, डिटेल से मैं आपको लिस्ट बताऊंगा बायोस्फीयर रिजर्व की। जो मानव और पर्यावरण के बीच में संघर्ष है, उस संघर्ष को न्यूनतम करने का प्रयास करता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद जिसमें पारंपरिक आदिवासी और ग्रामीण स्तरीय जीवन यापन के तरीकों को संरक्षित रखने के लिए क्षमता निर्माण किया जाए, पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण उपयोग किया जाए, इन सब रूपों के तौर पर भी हम पर्यावरण को जो है बायोस्फीयर रिजर्व के तहत जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के सभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। सबसे पहला जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व था वो था नीलगिरी क्षेत्र। नीलगिरी क्षेत्र कहाँ पड़ता है? आप जैसे कि जानते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जैसे हम विंध्याचल पहाड़ियों में चल रहे हैं वैसे नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र हैं। यहाँ पर देखिए बियर सी हैं, बहुत ज़्यादा हमें जो ज़्यादा संख्या में देखने को मिल रहे हैं वो बियर सी हैं। और जो आपका जो है सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था, इनको रट लेना है 18 के 18 सभी को, फिर इसके बाद कौन कौन से मैप कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित हैं वो भी बता दूंगा। सबसे पहला नीलगिरी क्षेत्र है, ये भी पर्वतीय क्षेत्र है, तमिलनाडु और केरल के जो है सीमा क्षेत्र में है। कुछ क्षेत्र तमिलनाडु में है, कुछ आपका केरल वाले क्षेत्र में है। इसके बाद कोल्ड डेजर्ट आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, आपका खंगचेंगदोंगा ये सिक्किम में पड़ता है, आपका खंगचेंगदोंगा सिक्किम में पड़ता है, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, मानस आपका असम वाले क्षेत्र में पड़ता है, डिब्रू सखोवा असम क्षेत्र में पड़ता है, नोकरेक मेघालय क्षेत्र में पड़ता है, पन्ना क्षेत्र जो आपका है मध्य प्रदेश जिसमें हम जो है विचरण कर रहे हैं। साथ ही पंचमढ़ी भी आपका मध्य प्रदेश में आपका दूसरा है बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी। इसके बाद अचना कमार अमरकंटक ये भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों की बॉर्डर क्षेत्र पे है। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर क्षेत्र है, अमरकंटक वही क्षेत्र है जहाँ से नर्मदा का उद्गम भी है। तो अचना कमार अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश से 3 आपके महत्वपूर्ण है, पन्ना, पंचमढ़ी, अचना कमार अमरकंटक। इसके बाद सबसे बड़ा जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है वो आपका कच्छ का है जो कि गुजरात में पड़ता है। तो सबसे बड़ा कहाँ पे? गुजरात क्षेत्र का। इसके बाद है सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पड़ता है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, अगस्ता मलाई कर्नाटक तमिलनाडु केरल क्षेत्र में पड़ता है, अगस्ता मलाई क्षेत्र। इसके बाद जो है आपका नीलगिरी तमिलनाडु केरल जो मैंने बताया कि सबसे पहला है आपका ये। इसके बाद मन्नार की खाड़ी, ये एक तरीके का आपका जो है जो जल क्षेत्र है मन्नार की खाड़ी आपका जो भारत श्रीलंका के बॉर्डर क्षेत्र में है। तो जो है ये जलीय क्षेत्र हिंद महासागर इंडियन ओशन जो है उसमें है आपका। तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है और ग्रेट निकोबार ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये टोटल 18 की संख्या में, एक बार मैं फिर से आपको तुरंत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, खंगचेंगदोंगा सिक्किम में है। ये लिस्ट याद रखिएगा, कई बार जो है मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। खंगचेंगदोंगा, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, मानस असम, डिब्रू सखोवा असम। तो असम में 2 हैं आपके, मानस और डिब्रू सखोवा। नोकरेक आपका मेघालय में पड़ता है। 3 आपके मध्य प्रदेश में है, एक तो आपका पन्ना हो गया, दूसरा पंचमढ़ी हो गया, तीसरा अचन कमार अमरकंटक हो गया। कच्छ आपका गुजरात में पड़ता है, ये भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। सिपलीपाल उड़ीसा में पड़ता है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, अगस्ता मलाई कर्नाटक तमिलनाडु केरल क्षेत्र। तो तमिलनाडु में आपके कई सारे हैं, जैसे अगस्ता मलाई हो गया, नीलगिरी हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गया और ग्रेट निकोबार आपका निकोबार में पड़ता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे देखें ये टोटल हो गए 18 आपके बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के, जिसमें से जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है यूनेस्को के द्वारा प्रारंभ किया गया है 1971 में। तो इस कार्यक्रम के तहत जो है भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले नीलगिरी को सम्मिलित किया गया था। नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिपलीपाल, अचना कमार अमरकंटक और ग्रेट निकोबार के बाद पन्ना 12वां बना है। टोटल आपके पहले 11 थे, 12वां पन्ना है लेटेस्ट। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं, जो कि यूनेस्को ने जो मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम में सम्मिलित किया है उनकी संख्या 12 है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी तरीके से। इसके अलावा आपका
तो 12 कौन कौन से? नीलगिरी सबसे पहले सम्मिलित किया गया था मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम में, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नोक्रेक, पंचमढ़ी, सिपलीपाल, अगस्ता, अचनाकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्ता माला और ये खंगचेंगडोंगा 2018 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत इसे जोड़ा गया था। तो ये आपका जो है टोटल आपके 12 जो है, और आपका पन्ना लेटेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। पन्ना से पहले जो था आपका वो था खेंगचेंगडोंगा जो सिक्किम में है, उसको उससे जुड़ा हुआ। तो बायोस्फीयर संरक्षण की बात करें तो ये कार्यक्रम 1971 में प्रारंभ हुआ था। इंटरनेशनल लेवल में देखें तो बायोस्फीयर रिजर्व योजना जो है भारत सरकार के द्वारा, देखिए यूनेस्को के द्वारा मैन और बायोस्फीयर रिजर्व योजना जो है 1971 में प्रारंभ की गई, लेकिन भारत सरकार के द्वारा बायोस्फीयर का जो प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था 1986 में प्रारंभ किया गया था, और 1986 में ही पहला नीलगिरी को जो है पहला घोषित किया गया था। ठीक है, तो 1986 में भारत सरकार के द्वारा क्रियान्वित किया गया, जिसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र में राज्यों और 3 हिमालयी क्षेत्र जो हैं आपके 90:10 के अनुपात में है, और साथ ही जो है यहाँ पर जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, दोनों के द्वारा मिलकर के काम किया जाता है। राज्य सरकार प्रबंधन कार्य योजना तैयार करती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित करती है। तो घोषणा का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और साथ में उसको लेकर प्रबंधन का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। मैब कार्यक्रम के लिए एक निगरानी समिति बनाई जाती है, और निगरानी समिति का कार्य होता है कि इस पूरे कार्य का प्रबंधन करना। ठीक है, तो ये आपका जो है बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इंटरनेशनल लेवल पे 122 देशों में बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें 686 बायोस्फीयर भंडार है हमारे देश में। टोटल कितने हैं? 682 जो है बायोस्फीयर, 686 है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो 122 देशों में 686 बायोस्फीयर रिजर्व है। जी, अपने साइड दबा रहे हो टाइगर के। तो यहाँ पर हम शायद टाइगर को देख के जाएं। हाँ, तो हमारी जिद है कि हम टाइगर को देख के जाएं, और हम चाह रहे हैं, देखते हैं हमारे साथ में जो गाइड हैं ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए फुटप्रिंट दिख रहे हैं टाइगर के, आप यदि देख पाएँ तो टाइगर के फुटप्रिंट देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा आप जूम करके इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो पैरों के ये निशान देखने को मिल रहे हैं, पंजे, ये टाइगर के ही हैं, है ना। तो अभी बच्चे के हमारी साथ में है। अच्छा, बच्चे भी हैं। अच्छा, टाइगर और उसके साथ बच्चे हैं। अब देखते हैं कितनी किस्मत है हमारी कि जंगल का जो सबसे प्रभावी व्यक्तित्व है, टाइगर नाम से ही है, तो बाघ को यदि देख पाए तो बहुत बड़ी बात है। हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। तो प्रयास जारी है, देखते हैं कहाँ तक सफलता मिलती है, और उम्मीद करेंगे। जिम कॉर्बेट में गए थे, निराश होकर लौटे थे, पन्ना दूसरी आस से आए हैं, तो कहीं ना कहीं पे देखते हैं कितनी आस पूरी होती है। ठीक है, तो अभी हमारे पास पर्याप्त समय भी है, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम टाइगर को देख के ही जाएं। तो जब सर हम किसी जंगल में विचरण करते हैं तो आप लोग कैसे इस चीज़ को निर्धारित करते हैं कि जंगल में कौन सा जानवर कहाँ पर है, या फिर कुछ ऐसी लोकेशंस भी हमें पता चल पाती हैं क्या? हाँ सर, जैसे हम लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि टाइगर इस एरिया में एक टाइगर का लोकेशन है। जी जी। तो जैसे अब ये अदर्स एनिमल जैसे बंदर बोलता है, सांबर बोलता है, तो उस कॉल से अनुभव कर लेते हैं ये कि इस दिशा में कोई प्रेडेटर एनिमल है, यानी टाइगर या लेपर्ड। जी 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 जी। हाँ, टाइगर या लेपर्ड है जी। और कुछ दूसरा है कि पंजों से जो उसके पगमार्क होते हैं टाइगर या लेपर्ड के, तो पगमार्क से भी हम लोग पता कर लेते हैं कि टाइगर किस दिशा में जा रहा था। वो भी हम लोगों को एक क्लू मिल जाता है। जी। तो जैसे पंजे जिस दिशा में जाते हैं तो इस दिशा को पंजों को फॉलो करते हैं, तो कई बार पंजों के सहारे भी टाइगर दिखा देते हैं। और कई बार ये टाइगर जो चलता है तो दूसरे जानवर बोलते हैं कि इधर मतलब एक कॉल, हैप्पी कॉल अलग होती है और डेंजर कॉल अलग होती है। ओके, मतलब आप सिंबॉलिक तौर पे इसको जी। हाँ, कॉल से ही मतलब हम लोग पता कर लेते हैं कि इस दिशा में कोई प्रेडेटर एनिमल है जी। तो अपन उस दिशा को जैसे इस तरफ आई तो उस तरफ मुड़ देते हैं कि इधर कॉल इधर आ रही तो उधर चलते हैं। सांबर की और मंकी की जो कॉल होती है वो परफेक्ट होती है। वो बिग कैट के लिए ही बोलता है, टाइगर या लेपर्ड के लिए। अच्छा। तो फिर उसी हिसाब से चलते हैं। जैसे मंकी को दूर दिखता है तो दूर वाली कॉल अलग होती है, पास वाला है कि ये स्पॉटेड डियर की कॉल आ रही है, मतलब इस तरफ कोई प्रेडेटर एनिमल है, टाइगर या लेपर्ड। लेकिन स्पॉटेड डियर जंगल कैट के लिए ही बोलता है। ओके। तो जंगल कैट भी प्रेडेटर एनिमल में है। ओके। तो जैसा कि आप सर बता रहे हैं कि यहाँ पर एक इनका खुद का अनुभव है
पिछले कई वर्षों से जंगल में मैं 22 साल जानवर से हूँ। 22 साल का अनुभव है, तो एक एक्सपीरियंस होता है कि किस तरफ से जंगल में एक हलचल हो रही है। जैसे और जैसा कि सर ने बताया कि एक डेंजर कॉल अलग होती है, और कहीं ना कहीं पे जो है इन सब से एक हम ये लगा सकते हैं। और देखिए, कभी भी आप जंगल में आते हैं तो आप चाहते हैं कि जंगल के सर्वोच्च उपभोक्ता से मिले, और सर्वोच्च उपभोक्ता आपका टाइगर ही है। किसी भी जंगल की शान होता है टाइगर। तो सर, टाइगर और जैसे अभी बहुत सारे जीव जंतु हम लोग लगातार देख रहे हैं, तो जब टाइगर आता है तो उसके बाद क्या सेंसेशन होती है, पता नहीं हम लोग देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, ये तो अभी हमारा आने वाला समय। जब टाइगर आता है तो उसकी एक हम लोग दूरी बनाए रखते हैं हाँ। कि जैसे टाइगर है तो कम से कम 50 मीटर की दूरी बना के रखते हैं। जी जी। 50 मीटर की दूरी बनाए रखते हैं, और उसकी एक समझ जाते हैं कि ये टाइगर क्या करने वाला है, तो एक्टिविटी जान जाती है कि अगर हंट मतलब ये चार्ज करेगा तो वो अलग एक्टिव, तो अपन वैसे ही दूरी बनाए रखते हैं। तो अगर वो ऐसे मूड में है तो गाड़ी को वैसे ही हटा लेते हैं अपन। तो सर, कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पे आप लोग पर्यटन के दौरान ही कभी टाइगर के द्वारा हमला हुआ हो, या कभी कैसी ऐसा कुछ नहीं है, उसमें झांसा देता है टाइगर कई बार, आऊं अच्छा आऊं तो उससे समझ जाते हैं। बाकी ऐसा किसी को अभी ऐसा नहीं हुआ है। तो टाइगर मतलब ये प्रयास करता है कि वैसे जहाँ तक मैंने जो सुना है ये कि कई बार टाइगर जब आता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी तरीके से, ना उसके अंदर एक ये रहता कि मेरे साथ सामने कौन खड़ा है या कुछ है। नहीं, ये है ना? हैबिट में हो गया, क्योंकि हम लोग छिड़काई नहीं करते हैं ना, कोई टूरिस्ट ऐसा अपनी शांति का वातावरण शांति प्रिय से देखते हैं उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसकी दिशा देखते हैं कि मतलब अगर रोड क्रॉस कर रहा है तो पहले अधिकार रोड क्रॉस करने का उसका है। अच्छा। अपना गाड़ी को रोक देते हैं। अच्छा। तो वो आराम से निकल जाता है। इंतजार था, फाइनली बिल्कुल सामने आ रहा है, बिल्कुल हमारे सामने जो है बाघ है, और फाइनली हर जंगल की सबसे बड़ी आन बान शान होती है, और जब बाघ जंगल से निकलता है तो आप पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के माध्यम से आप सभी ने हमारे साथ संपूर्ण प्राकृतिक आवास स्थल यानी पन्ना टाइगर रिजर्व का हमारे साथ एक वितरण किया, और साथ ही आपने आपके पाठ्यक्रम की एक व्यापक विषय वस्तु बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, यूनेस्को के द्वारा इनको क्यों बनाया जाता है, क्या मापदंड होते हैं, और भारत में जो 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उन सब के बारे में आपने व्यापक अध्ययन किया। और साथ ही आपने इस प्राकृतिक आवास स्थल के सर्वोच्च उपभोक्ता यानी कि आप सभी ने टाइगर को भी देखा, जो कि एक सबसे बड़ी हमारी जो है, जब भी जंगल में हम प्रवेश करते हैं तो हमारी एक्साइटमेंट होती है और हम टाइगर को ढूंढते रहते हैं। तो एक ये हमारा जो सबसे बड़ी कह सकते हैं कि अचीवमेंट थी इस जंगल में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टाइगर जो है हमारे देश का सिर्फ राष्ट्रीय पशु नहीं है, बल्कि इस जंगल की पहचान है, एक शान है। किसी जंगल में टाइगर की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, ये दिखाता है कि वहाँ पे प्राकृतिक विविधता उतनी ज़्यादा है। जैसे जैसे प्राकृतिक विविधता का ह्रास होता जाएगा, जीवों की संख्या कम होती जाएगी, तो निश्चित तौर पर टाइगर्स की संख्या भी अपने आप में कम होती जाएगी। इसलिए हमारी सरकार के द्वारा, राष्ट्र के द्वारा जिस तरीके से एक व्यापक प्रयास चल रहा है कि टाइगर्स की संख्या को हमें लगातार प्रोटेक्ट करना है, उन्हें आगे बढ़ाना है। और 1972 में जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, उसके तहत देश में लगातार जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है उन्हें प्रोजेक्ट टाइगर के तहत डेवलप किया जा रहा है, संख्या भी बढ़ रही है। और निश्चित तौर पे हमारे देश की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उस जैव विविधता में टाइगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे जैसे टाइगर की संख्या बढ़ेगी, ये दिखाता है कि वो जंगल उतना ही रिच है, उतना ही धनी है, और उसके लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है। तो निश्चित तौर पर इस भारत दर्शन के इस अंक पे आप सभी ने बायोस्फीयर का ही समग्र अध्ययन नहीं किया होगा, बल्कि आपने एक समग्रता से जंगल के बारे में व्यापक जानकारी आपने हासिल की। और साथ ही जिस तरीके से सर के द्वारा सारी चीज़ें गाइड की गई, हमें जंगल का विचरण कराया गया, जंगल के बारे में व्यापक विषय वस्तु बताई गई, उसने भी हमें बहुत कुछ हासिल कराया। तो निश्चित तौर पर ये श्रृंखला सतत जारी रहेगी, हम निरंतर प्रयासरत रहेंगी आपको व्यापक स्तर पर भारत दर्शन के कार्यक्रम के द्वारा लगातार आप लोगों को जो है जानकारी देते रहें, पूरे भारत का विचरण और भ्रमण कराते रहें, और आपके पूरे पाठ्यक्रम का जैव विविधता और बायोडाइवर्सिटी के बायोस्फीयर रिजर्व, इससे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से मैंने आप सभी के राष्ट्रीय उद्यान के विषय वस्तु को पढ़ा था। अब अगला नंबर है वन्यजीव अभयारण्य का। तो जल्द ही हम मिलेंगे
पर्यावरण के, जैव विविधता के टॉपिक के, वन्य जीव अभयारण्य के टॉपिक पे। और आप सभी इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसे समग्र भारत में सभी के पास पहुंचाइए ताकि एक व्यापक विषय वस्तु सब तक पहुंचे। और निश्चित तौर पर पन्ना टाइगर रिजर्व जरूर देखने आइए। भारत दर्शन के इस अंक को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।